हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम न्यू टॉपिक कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये टॉपिक आपको तभी समझ आएगा जब आपने पिछले टॉपिक्स को अच्छे से समझा है। तो अगर जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो पिछला वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम समझेंगे कूलाम के नियम में सदिश का क्या उपयोग है ना। तो देखो, जब दो आवेश एक दूसरे को खींचते हैं या ढकेलते हैं, ठीक, जब दो आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या एक दूसरे को अपने से दूर करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच एक बल लगेगा। तो ये जो बल लग रहा है वो किस दिशा में लग रहा है इसी को बताना जरूरी है, इसलिए कूलाम के नियम का वेक्टर रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो कि इसमें पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप, उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि सदिश क्या होते हैं, है ना। तो सदिश में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला तो होता है मात्रा कि कितना, और दूसरा है दिशा यानी किस दिशा में। जैसे मैं बोलूँगी कि ये एक बॉक्स है जिसको 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हम लोग दाईं ओर खिसकाते हैं, ठीक। तो उसका मात्रा क्या हुआ, जो 5 मीटर प्रति सेकंड में बोली वो उसका मात्रा हो गया। दाईं दिशा बोली तो वो उसकी एक दिशा हो गई, ठीक है। तो ये होता है सदिश जिसमें मात्रा और दिशा दोनों होते हैं। तो आगे हम डायग्राम को समझते हैं। दो आवेश हैं Q1 और Q2, ठीक। दोनों आवेशों के बीच की दूरी है R, दूरी को हम R से डिनोट करते हैं। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R है, ठीक। अब चूँकि जब हम आवेश Q1 से Q2 की तरफ बढ़ते हैं तो हम उसको डिनोट करेंगे R21 से। वैसे ही जब हम आवेश Q2 से Q1 की तरफ बढ़ते हैं तो उसको डिनोट करेंगे R12 से। ये हुआ। अब देखो क्या होगा, चूँकि अब दोनों के मध्य जो बल लग रहा है, दोनों के मध्य जो आवेश है समान आवेश है, ये प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है ना। तो इसमें बल कैसा लगेगा, Q1 के कारण Q2 पर बल लगेगा जो इसकी दिशा इधर होगी, है ना, दाईं तरफ। तो इधर इसको हम लोग बोलेंगे, चूँकि बल किस पर लग रहा है, दूसरे आवेश पर, मतलब Q2 पर आवेश Q1 के कारण जो बल लग रहा है तो उसको हम बोलेंगे F21, ठीक है। Q2 पर बल लग रहा है Q1 के कारण। वैसे ही इस दिशा में आवेश Q1 पर बल लग रहा है कितना, Q2 के कारण, मतलब आवेश Q1 पर भी उतना ही बल Q2 लगाएगा जितना कि Q2 पर आवेश Q1 लगाया था, ठीक है। तो आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण लगने वाला बल उसको हम लोग बोलेंगे F1, ठीक है। ये हो गया इतना। अब आगे हम लोग देखते हैं, चूँकि अब हमको ये आवेश क्या है, बिंदु की स्थिति में है, तो बिंदु के स्थिति सदिश को बताना है तो एक निर्देश तंत्र या मानक रूप में बताना पड़ता है ना। तो यहाँ पे हम एक निर्देश तंत्र ले लेते हैं, ठीक है। जो x, ये है x अक्ष और ये है y अक्ष, और मूल बिंदु है क्या यहाँ पे 0, ठीक। तो यहाँ पे कोई भी दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ये Q2 है, ठीक। अब मूल बिंदु O से जो Q1 की दूरी है वो वेक्टर R1, चूँकि हमको सदिश रूप बताना है तो सबको सदिश रूप में डिनोट करेंगे। तो मूल बिंदु O से Q1 की दूरी वेक्टर R1, मूल बिंदु O से Q2 की दूरी वेक्टर R2, ठीक है। ये हुआ। अब देखो आवेश Q1 और Q2 दोनों के बीच की दूरी है ना। तो देखो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे आपको बताई, Q1 से चलकर हम लोग किस पर जा रहे हैं, Q2 पर, तो ये हो जाएगा R21। तो वैसे ही तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश, तो वो क्या होगा, वेक्टर R12। वैसे ही Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश, तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे वेक्टर 21 से। अब दोनों देखो, चूँकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो अब मेरे को दिशा बताना है कि इस सदिश की जो दिशा है वो क्या होगी। तो दिशा बताने के लिए हमको एकांक सदिश लेना पड़ेगा। एकांक सदिश को हम लोग R कैप से डिनोट करते हैं, ठीक। तो इसकी दिशा क्या है, इधर की ओर है, तो ये दिशा को बताने के लिए एकांक सदिश बताना पड़ेगा। तो वही हो जाएगा, है ना। जब Q2 से Q1 की ओर चल के जा रहे हैं तो इसको एकांक सदिश को किससे डिनोट करेंगे, वेक्टर R कैप 12। और जब Q1 से होकर Q2 की तरफ आ रहे हैं, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, R कैप 21, ठीक है।
तो ये आर कैप वाला क्यों हुआ, क्योंकि हमको क्या बताना है, उसके दिशा को बताना है। ठीक है, तो यह हो गया, इसलिए ये क्या है, आर कैप जो है वो क्या है, एकांक सदिश है। इसको बताना ज़रूरी था क्योंकि हमको इससे दिशा का पता लगेगा। ठीक, अब मुझे उम्मीद है कि इतना डायग्राम आप समझ गए। डायग्राम को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी आप आगे का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक, अब देखो Q1 जो आवेश है वो आवेश Q2 पर बल लगाएगा और वैसे ही बल Q2 आवेश Q1 पर लगाएगा। ठीक है, तो Q1 जो आवेश है Q2 पर बल लगाएगा उसको हम डिनोट करेंगे वेक्टर F21। वैसे ही जो आवेश Q2 है आवेश Q1 पर बल लगाएगा जिसको हम डिनोट करेंगे वेक्टर F12 से। ठीक, दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर बल लगा रहे हैं। तो ये इतना चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे का कॉन्सेप्ट और आपको ईजिली समझ आ जाएगा, लेकिन उससे पहले डायग्राम को आप अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए, एकदम ध्यान से समझते जाइए और आपको इसको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायग्राम को समझ गए हैं तो आगे आप स्टेटमेंट खुद भी बना सकते हैं और आगे इसको अच्छे से और देखते हैं। तो देखो, अब आगे आप इसको लिखेंगे कैसे, पहले तो जितना डायग्राम में है सब एक्सप्लेन करने हैं, है ना। तो देखो, माना Q1 और Q2 दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, r है। जैसा कि डायग्राम में देखें हम लोग, Q1 और Q2 दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी क्या है, r है ना। आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, मैंने बताया था कि दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल क्या होगा, वेक्टर F12 इज इक्वल टू, चूँकि हम लोग बल का जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू Q/r², है ना। चूँकि यहाँ पे दो आवेश हैं तो K इंटू Q1 इंटू Q2/r², और चूँकि यहाँ पे एकांक सदिश भी है, सदिश की दिशा बताता है जो कि, तो यहाँ पे r⁻12 इसको ले लेंगे समीकरण नंबर 1। अब जहाँ जो r⁻12 है दूसरे आवेश से पहले आवेश की एकांक सदिश है ना। जो ये r⁻12 है वो दूसरे आवेश से पहले आवेश की क्या है, एकांक सदिश है। ठीक, तो वही है, ये देखो यहाँ पे जैसे दिख रहा है, Q2 दूसरे आवेश से पहले आवेश की एकांक सदिश क्या है, r⁻12। ठीक, अब वैसे ही पहले आवेश Q1 द्वारा Q2 पर जो बल है लगेगा उसको डिनोट करेंगे हम लोग वेक्टर F21 इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2/r², r⁻21 इसको ले लेंगे समीकरण नंबर 2, जहाँ जो r⁻21 है पहले आवेश से दूसरे आवेश का एकांक सदिश है। एकांक सदिश आप लोग समझ रहे हैं ना, एकांक सदिश मतलब जो कि उसकी दिशा बताए वो एकांक सदिश है। ठीक, तो यहाँ पे r⁻21 क्या है, पहले आवेश से, यहाँ पहले आवेश से दूसरे आवेश का क्या है, वो एकांक सदिश है। ठीक है, अब चूँकि देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि जो एकांक सदिश है ना, वो क्या है, दोनों के बीच की दूरी तो सेम है लेकिन दिशा बस क्या है, इसकी अलग अलग है ना। तो दिशा अलग है मतलब एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो इसलिए चूँकि इसको या तो हम ऐसा लिख सकते हैं r⁻12 इज इक्वल टू r⁻21, ये ऋणात्मक रहेगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं r⁻21 इज इक्वल टू माइनस r⁻12। अब समीकरण नंबर 2 में देखिए, है ना, तो समीकरण 2 क्या बोलता है, वेक्टर F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। तो ये जो यहाँ पे r⁻21 है, ठीक, r⁻21 का वैल्यू यहाँ पे मैं इतना रख सकती हूँ माइनस r⁻12। ठीक, तो यहीं से ये क्या हो गया, माइनस इधर बाहर आ गया है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख लिए हैं, क्योंकि देखो दोनों तो एक दूसरे एकदम दूरी तो समान है, बस दिशा बस चेंज है ना। तो यहाँ पे क्या लिख ली हूँ मैं, r⁻12 माइनस, तो ये माइनस सामने इधर आ गया है, तो यहाँ से हो गया वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस K Q1 इंटू Q2/r², r⁻12 इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब देखो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से, ठीक, समीकरण नंबर 1 और 2 से, तो ये जो इतना है K Q1 इंटू Q2/r², r⁻12 ये समीकरण नंबर 1 है ना। तो समीकरण नंबर 1 के जगह हम लोग इतने के जगह हम लोग ये लिख सकते हैं वेक्टर
1 2 और ये साथ में रहेगा क्या, माइनस। तो यही है यहाँ पे कि वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F12। ठीक, तो ये है न्यूटन के गति का तृतीय नियम। कि न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या बोलता है कि जितना बल एक वस्तु दूसरे वस्तु पर लगाती है उतना ही बल दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर लगाएगी। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का तृतीय नियम है। ठीक, तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे का वीडियो भी मिलते रहे। आगे का जो टॉपिक्स है नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। कुछ भी आपको डाउट हो तो वो आप इस वीडियो के कमेंट में कर सकते हैं।